मॉर्निंग। थ्योरम नंबर 21 है, प्रूव दैट ईच फाइनाइट सबसेट एस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ विच जनरेट्स वी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए बेसिस वी, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए बेसिस बी ऑफ वी सच दैट बी इज सबसेट ऑफ एस। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक सबसेट एस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ का। ये सब डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले, जो वी को जनरेट करती हैं। कहते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक बेसिस वी में। देयर एग्जिस्ट बेसिस बी ऑफ वी सच दैट बी इज सबसेट ऑफ एस। मतलब एस का अगर बी को सबसेट है तो उस बी बेसिस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अगर बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हम ले लेंगे एस का। एस कंटेन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, तो बी ले लेते हैं एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो लीनियर स्पैन बी की बनेगी वो एल एस लीनियर स्पैन ऑफ एस के इक्वल होगी। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं एक चीज़ कि जो लीनियर स्पैन ऑफ बी है उससे बड़ा सुपरसेट कोई नहीं हो सकता। ठीक है, वो सबसे बड़ी लीनियर स्पैन जो है वो सबसे बड़ी होती है और वो वी के इक्वल होती है अगर वो बेसिस है तो एल एस जो है वी से बड़ा नहीं है, क्योंकि एल एस वी का ही सबसेट है, तो ये इक्वल होने ज़रूरी है। बाय द डेफिनेशन ही ये प्रूव हो जाता है। तो बी सबसेट है एस का, तो एल बी सबसेट होगा एस का। अब वाई बिलोंग कर लेना एस से। ठीक है, और इसको बी का प्रूव कर देना। तो हमारा ये अब वाई बिलोंग कर रहा है एल बी को, ये चेक करना है। तो कहते हैं हम मान लेते हैं कि बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक बी यूनियन वाई जो है बी वन सबसेट बनाती है। तो इसका हम ले लेते हैं एक लीनियर कम्बिनेशन। तो यहाँ पे अल्फ़ा कहते हैं नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, देन ए वाई मतलब मान लो ये इन जीरो के इक्वल नहीं है, तो ए वाई इज इक्वल्स टू इस सब के होगा। ठीक है, तो ए इसको डिवाइड करके आ जाएगा। अब वाई बिलोंग कर, अब ये लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया बी के, इसका मतलब ये एल बी को बिलोंग कर गया, पर कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब अल्फ़ा भी क्या है इक्वल्स टू ज़ीरो के है। ठीक है, तो ये बी वन बी टू अप टू वन सब इक्वल हो जाएंगे जीरो के, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, बेसिस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया अल्फ़ा वाई प्लस बी वन प्लस अप टू वन बी पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया कि ये सब इक्वल्स टू ज़ीरो हैं। अल्फ़ा भी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, बी वन बी टू ये सब इक्वल्स टू ज़ीरो है, इट मीन ये सारी ज़ीरो आ गई। तो इट मीन्स ये भी क्या बन गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गई। तो बी वन भी क्या आ गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जिसमें पी प्लस वन एलिमेंट है। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बी बेसिस है तो बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने थ्योरम की थी एक, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर बी बेसिस है तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा आ गया, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो आवर सपोजिशन ऑफ टू भी फेल हो गई है। तो वाई बिलोंग कर रहा है एल बी को, तो ऐसे सबसेट आ गया एल बी का। हमने लिया था कि वाई बिलोंग नहीं कर रहा है एल बी को, तो वाई बिलोंग कर गया एल बी को। कंट्राडिक्शन आ गई ना यहाँ पे। तो एस इसका सबसेट था तो एस इसका सबसेट हो गया, ये इसके बिलोंग कर गया, तो एस इसका एल बी में आ गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसलिए ये इक्वल हो गया। बट इट इज़ गिवन दैट एल एस इज इक्वल टू वी है, देयरफॉर एल बी भी जो है वो वी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट भी है, इट मीन्स बी के आ गया बेसिस आ गया। द सेट एस कैन बी रिड्यूस टू ए बेसिस ऑफ वी। ठीक है, ये थ्योरम हो गई हमारी। अब 22 थ्योरम में ये वाली थ्योरम यूज़ होगी। इफ़ ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ कंटेन एन एलिमेंट्स, प्रूव करना है हमें कि ए सबसेट डब्ल्यू ऑफ वी हैविंग मोर देन एन एलिमेंट्स इन लीनियरली डिपेंडेंट। कहते अगर सबसेट डब्ल्यू जो है ऑफ वी हैविंग मोर देन एन एलिमेंट्स इन लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर एक बेसिस है वेक्टर स्पेस का, वो एन एलिमेंट्स ले रहा है, तो एक सबसेट जो डब्ल्यू होगा अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसमें एन से ज़्यादा एलिमेंट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एन तक तो जीरो हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा तो होगा जो नॉन ज़ीरो होगा, उसके लिए एक एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए इससे मोर होंगे। तो फर्स्ट सम हम कर लेते हैं, इसके एन प्लस वन ले लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है ये डिपेंडेंट है। ठीक है, आइदर दिस इज़ ए बेसिस और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ वी एफ। एक्सटेंशन थ्योरम लगेगी, बट इन बोथ केसेस द बेसिस विल कंटेन n plus 1 elements of vector, which contradicts given that a basis of V contains n elements. Therefore B is linearly dependent set, B is subset of W, W is superset of B, कुछ भी लिख सकते हैं, तो W is linearly dependent set आ जाएगा।
क्योंकि सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो लेट W बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V if it contains more than n elements, then W is linearly dependent set. Thus, linearly independent set W of V cannot have more than n elements. Hence the result. देखो इसमें हमने यूज़ किसको किया, पार्ट 1 को यूज़ किया, ठीक है। इसमें क्या है कि W अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, ठीक है, तो इट कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स, देन W इज़ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ठीक है। अगर कहता ये इंडिपेंडेंट है तो वो n एलिमेंट्स क्रिएट करेगा, बट अगर कहता वो n से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, जो कि हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो हेंस प्रूव हो गया कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो n से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट सी पार्ट में हमने क्या करना है कि ए सबसेट W ऑफ V विच जनरेट V मस्ट हैव एटलीस्ट n एलिमेंट। कहते कोई सबसेट W होगा V का जो जनरेट करता है V को, मस्ट हैव एटलीस्ट n एलिमेंट, कहते उसके कम से कम n एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो let W be a subset of V such that V is equals to LW. If W is an infinite set, then result is obvious. अब इसमें भी हमने क्या प्रूव करना है कि एक सबसेट है W V का जो V का जनरेटर है, ठीक है, तो उसके कम से कम n एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कहते हैं अगर ये जनरेटर है तो V इज इक्वल टू LW के होगा। तो अगर W इनफाइनाइट सेट है तो रिजल्ट ऑब्वियस है, ठीक है, कि इनफाइनाइट सेट के ऑलवेज n से ज़्यादा, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है ना, उसका n हो या n+1 हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो n गिनत हो जाएंगे। तो अगर कहता है वो फाइनाइट है तो उसको हम एक बेसिस में रिड्यूस कर सकते हैं B में, जो कि W का सबसेट होगा, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट B में n होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिस ऑफ V कंटेन्स n एलिमेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 21 जो हमने की है, ठीक है। तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक बेसिस में जिसके n एलिमेंट है। तो B सबसेट है इसका, W इसका सुपरसेट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन W अगर वो उसका सुपरसेट है तो ऑब्वियसली वो उसके यहाँ उसके इक्वल होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, बट W कंटेन एटलीस्ट n एलिमेंट्स। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे से पार्ट हैं इसके। नेक्स्ट में भी यही है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ गया तो और भी इसके इक्वल भी आ गया, इसका मतलब ये इसका बेसिस है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट पार्ट बहुत ही इजी है, ये भी प्रूव कर लिया। अब इसका इफ़ एंड ऑन लीफ है इस पार्ट में, तो इसका कन्वर्स भी आएगा, तो इसमें हमें बेसिस दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। अगर ये दोनों चीज़ें हम लेके चलते हैं तो इसको बेसिस प्रूव कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द बेसिस, ठीक है। सिंपल इन्होंने बेसिस की ही डेफिनेशन को इन्होंने यूज़ किया है इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। पहले पार्ट में इसको इंडिपेंडेंट प्रूव कर लिया इसका सबसेट लेके, और सेकंड में इसको इक्वल प्रूव कर लिया, ठीक है। ये थी थ्योरम नंबर 22। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 23। इसमें क्या है, प्रूव दैट नॉन ज़ीरो रो ऑफ एक्लेन मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब एक्लेन मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको एक वीडियो में सेंड कर दूँगी कि एक्लेन मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप की होती है एक्लेन मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैं आपको अभी समझा देती हूँ, ठीक है। लेट R1 R2 RP B P नॉन ज़ीरो ऑफ n, ये रोज़ हैं P तक नॉन ज़ीरो हैं ऑफ एक्लेन मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल। लेट कर ले कहते कि RP -1 RP अप टू सो ऑन R2 R1 B लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। द नंबर ऑफ रोज से RK इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग रोज। तो RK जो है वो अपने आगे वाली रोज़ का जो है वो लीनियर कम्बिनेशन है। लेट अस सपोज दैट ith component of RK is the first non-zero entry of this row. Then by definition of Allen matrix, the ith component of this all are zero. ith component of, पहले मैं आपको डेफिनेशन करवा देती हूँ, इससे पहले ये क्लियर नहीं होगी। एक्लेन मैट्रिक्स होती क्या है, एक मैट्रिक्स ए m क्रॉस n की है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f, द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एक्लेन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ ज़ीरो आफ्टर द नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ए रो इंक्रीजेज रो बाय रो। देखो
जैसे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरो एक भी नहीं है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें दो हो गए, इसमें तीन, इसमें चार। समझ आई मेरी बात कि नंबर ऑफ़ जीरो जो हैं हर रो में इंक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है। ये ज़रूरी नहीं होता कि इसी सिमेट्री में हो कि ये ट्रायंगल बने। यहाँ पे भी हो सकता है जीरो, यहाँ पे 9 भी हो सकता है। जैसे इसमें देखिए आप, अब ये भी एक एक्लन मैट्रिक्स है, इसमें कितने हैं, जीरो दो, इसमें भी दो है, इसमें आगे तीन है। ठीक है, तो ये संख्या कम नहीं होनी चाहिए, इंक्रीज़ होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्लन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक नॉन ज़ीरो रो ऑफ एन एक्लन मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नॉन जीरो रो ऑफ एक्लन मैट्रिक्स मतलब जैसे ये एक नॉन जीरो रो है जो पूरी जीरो नहीं है, तो इसको अगर हम लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे कहते, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनने चाहिए। ठीक है, तो इफ़ पॉसिबल कहते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ये ले लेते हैं। तो इस तरह से इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया। ith component of Rk of the first non-zero entry of this row, then by the definition of Acron matrix the ith component of this all are zero। ith component of right hand side of equation A, इक्वेशन ए का कहता है जो ith component है वो इज ये होगा। ठीक है, which is contradiction the assumption that ith component of Rk is non-zero। ठीक है, our supposition is rock आ गई, कुछ नहीं है इसमें सिंपल एक एक्लन मैट्रिक्स में यही बताया कि नॉन जीरो रो ऑफ एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। इसका रिजल्ट याद रख लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये थ्योरम, पर बस इसमें यही बताया है। इसका रिज़ल्ट यही है कि कोई भी रो है अगर हम उसका लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं एक्लन मैट्रिक्स में तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगी। ठीक है, सिंपल इसमें एक कम्बिनेशन लिख लिया और उसका ith कंपोनेंट उन्होंने बोल दिया नॉन ज़ीरो है, तो इस तरह से उसको इंडिपेंडेंट सेट में लिखा, पर ये कंट्राडिक्शन आ गई उसके अकॉर्डिंग। डिपेंडेंट लिया था उन्होंने तो ये इंडिपेंडेंट आ गया, इसलिए कंट्राडिक्शन आ गई, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा 23 तक थ्योरम्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। नेक्स्ट 4 थ्योरम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देती हूँ, उसके साथ वेक्टर स्पेस हमारे की थ्योरम सारी ख़त्म हो जाएंगे।